मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु। पिछली वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करी थी। आज हम इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक गुणों में हम देखेंगे कि धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है, यानी धातुएं वायु में दहन करने पर कौन सी क्रिया दर्शाती हैं। धातुएं वायु में दहन करने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाना। क्योंकि मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो ऐसी स्थिति में ये श्वेत चमकदार लोह के साथ जलता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ये क्रियाकलाप 3.9 अपन देख सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का अपन दहन करते हैं तो उसमें उत्पाद के रूप में अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगी, यानी सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो धातु का ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काले रंग के कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे कॉपर Cu प्लस O2 तो CuO कॉपर ऑक्साइड के रूप में ये बदल जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 में ये बदल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी क्षारीय है, तो जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार भी करते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो धातु ऑक्साइड में अम्लीय व्यवहार तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा क्षारीय व्यवहार भी ये दर्शाते हैं। तो ऐसी धात्विक ऑक्साइड या ऐसा धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को दर्शाए, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको दिख रहा होगा, टिक मार्क कर रखा है Al2O3, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। प्रश्न आ सकता है आपके, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वह होगा ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करे। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लवण और जल प्रदान करता है। अभिक्रिया अपन देख सकते हैं, Al2O3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, साथ में जल बन रहा है। Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया करा, क्षार से सोडियम एल्यूमिनेट का लवण बना लिया और साथ में जल बना लिया। तो लवण और जल दो चीज़ें इसके अंदर, दो उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं। तो कोई भी धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है तो लवण और जल प्रदान करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इसका उदाहरण है। फिर देखिए पोटेशियम और सोडियम, ये ऐसी धातुएं हैं जो इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, यानी अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जो कि खुले में यदि इनको रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए या इनको आग लगने से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए
कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो कि या जिनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम और सोडियम। कारण पूछिए वाई, क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण होगा क्योंकि ये दोनों ही धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के आग पकड़ लेती हैं, इसलिए संभावित दुर्घटना से बचाने के लिए इनको केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो जंग से सुरक्षित हो जाते हैं। गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे कॉपर है, कॉपर का दहन नहीं होता है, तो गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर व गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एनोडीकरण, एनोडाइजिंग। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर, जो एल्यूमिनियम की धातु होती है उस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे शंख क्षारण यानी कोरिजन से बचाती है, इसको जंग लगने से बचाती है। तो एनोडीकरण करने का मकसद क्या है? धातु को जंग लगने से बचाना। जैसे कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और वह धातु संसरण से बच जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो क्या होगा? तो देखिए, जो भी धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो हमेशा धातु जल यानी H2O से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, साथ में धातु का ऑक्साइड प्रदान करेंगी। देखिए, धातु प्लस जल, धातु की जल से क्रिया करवाएं तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो पूछा जा सकता है कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, तुरंत इनमें आग लग जाती है। जैसा कि पहले बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को आग लगने से सुरक्षित करने के लिए इनको केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। यदि धातु की अम्ल से क्रिया करवा दी जाए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, इन सब से क्रिया करवाई दी जाए तो क्या होगा? तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु की जब भी अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो धातु का तो लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आगे देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका अणुसूत्र है HNO3, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO या NO2 में अपचयित हो जाता है। मैग्नीशियम, मैंगनीज अति तनुओं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। यदि इनकी अभिक्रियाशीलता की बात करें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस में, तो मैग्नीशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसके बाद में मैग्नीशियम सर्वाधिक क्रियाशील है। देखिए, उसके बाद में एल्यूमिनियम उससे कम क्रियाशील है, जिंक इससे कम है, फेरस सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता इनमें मैग्नीशियम की होगी, मैग्नीशियम से कम होगी एल्यूमिनियम की, जैसा कि चिन्ह दर्शा रहा है। एल्यूमिनियम से कम जिंक की और जिंक से कम होती है फेरस की। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया एक लैटिन शब्द है एक्वारेजिया। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HCl के 3 भाग होते हैं और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है,
यानी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3 अनुपात का एक ताज़ा मिश्रण होता है और इस प्रकार से बना हुआ मिश्रण सोने को गला देता है। ये गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने के काम में आता है। गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में एक्वारेजिया को काम में लिया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि एक्वारेजिया क्या है। तो एक्वारेजिया सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग से बना मिश्रण है। अन्य धातु लवणों विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, इनमें देख सकते हैं अपन। जैसे कि धातु और लवण का विलयन, लवण का विलयन और धातु, एक प्रयोग कर रखा है। चित्र 3.4 में देख सकते हैं धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। इसमें देखिए ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, धागा है और धागे से एक लोहे की कील ली हुई है और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर प्रत्यारोपित किया गया है। कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर इस कील को डुबो देते हैं, लोहे की कील को। दूसरी तरफ फ्रकनली स्टैंड है, दूसरी तरफ तांबे का तार है, उसको आयरन सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। यानी एक जो लोहे की कील है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं और तांबे का तार है दूसरी तरफ, उसको दूसरी प्रणाली में लेते हैं और आयरन सल्फेट के विलयन में डुबो लेते हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी यौगिक से या विलयन की गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। अब कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट दोनों में अधिक अभिक्रियाशील होगी, वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं अभिक्रमों के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं। तो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। यह हमने प्रयोग में देखा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। सभी को थैंक यू।